हेलो बच्चों, आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज मैं कोई आपको टॉपिक या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आई हूँ यहाँ पे। आज मैं आपको आपके ही एग्ज़ाम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये CUET का चैनल है, तो आज मैं आपके लिए CUET के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। देखिए CUET, देखिए व्हाट इज़ CUET। अब ये CUET है क्या? CUET का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि CUET क्या होता है, कैसे दिया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग इसे दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि सिलेबस क्लियर होना चाहिए आपको। पहले तो ये एग्ज़ाम होता क्या है ये क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद सिलेबस, फिर पैटर्न क्या है, फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब। ठीक, तो आज हम बात करेंगे CUET के बारे में। ठीक, CUET का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, अब ये किस लिए होता है? होता इसलिए है एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द सेंट्रल और स्टेट और डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक, एडमिशन लेने के लिए होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए होता है। CUET का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से किसी भी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जितने आपके मार्क्स आए हैं, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बेसिक डिटेल्स क्या हैं। अब एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है तो कौन कराता है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में कैसे होता है एग्ज़ाम। देखिए, कंडक्टेड बाय NTA। आजकल तो इंडिया में मुझे तो लगता है कि सारे एग्ज़ाम्स लगभग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के NTA ही कराता है। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक, एग्ज़ाम मोड क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब OMR आपको नहीं मिलेगी, आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। ठीक, मीडियम ऑफ पेपर्स क्या है? इंग्लिश, हिंदी और असमीज, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं पेपर। ठीक, ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं इन सब में आप पेपर दे सकते हैं। आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है पेपर देने के लिए। ठीक, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव नहीं होता है, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको बस अगर सॉल्विंग का है तो सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर टिक करना है। बस वहाँ पे जो कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन आएगी उस पर टिक करना है। मार्किंग स्कीम, सॉरी इट्स मार्किंग स्कीम क्या है? मतलब कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए, सही आंसर पे आपको +5 मिलेगा और गलत आंसर पे आपका -1 कट जाएगा। ठीक, अब एज लिमिट क्या है? कौन कौन इस पेपर को दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते? तो एज लिमिट क्या है? देयर इज नो एज लिमिट। मतलब क्या है कि कितने भी साल का बच्चा अगर एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, ऐसी कोई एज लिमिट नहीं बताई गई है यहाँ पे कि जैसे 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक, ऐसा होती है ना कुछ एग्ज़ाम, कुछ क्या बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एज लिमिट होती है, लेकिन इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसको कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट क्या है? यू शुड हैव, देखिए थोड़ी क्राइटेरिया होती है किसी भी चीज़ की। अब फर्स्ट का बच्चा ये नहीं दे सकता है, तो क्राइटेरिया क्या है? यू शुड हैव पास्ड 10 +2 मतलब 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम और दोज हु आर अपीयरिंग इन +2 और इक्विवेलेंट एग्जाम इन द ईयर 2024। अब ये 2024 के CUET के बारे में मैं बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक, मतलब ये सब पे अप्लाई होती है, लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो है उसके लिए आपको मैं पहले से बता रही हूँ। ठीक, +2 मतलब 12th पास किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास किया हो, वो एलिजिबल है इसको देने के लिए। बट अब क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ NTA नहीं डिसाइड करता है। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना, वो कॉलेज भी डिसाइड करता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। किसी कॉलेज का कुछ दूसरा होता है, किसी का दूसरा होता है। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उसका भी क्राइटेरिया एक बार देख लेंगे कि क्या उसका क्राइटेरिया है, उस अकॉर्डिंग आप अपने काम को करेंगे। जो भी है
But look, if there are any criteria for universities or institution you desire admission, किसी भी कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक बार आप उसका क्राइटेरिया भी देख लेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. जिसमें नहीं लेना है, आपको नहीं पसंद वो यूनिवर्सिटी, उसकी तो बात आप नहीं करें. लेकिन ये एक तो एनटीए का जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल करना चाहिए, वो तो बेसिक है, सबसे बेसिक. फिर उसके बाद अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया आपको फिल करना है. ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है. ठीक, अब ये बात तो एलिजिबिलिटी वगैरह, ये तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं. अब फॉर्म भर दिया आपने, तो अब आपको पता होना चाहिए पेपर कैसा आता है. तो पेपर देखिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट. ठीक, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज लैंग्वेज का पार्ट. लैंग्वेज के पार्ट में क्या होता है, 1A में 13 और 1B में 20, टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे, जिसमें आपको 40 कर रहे होंगे. और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज. इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, इंग्लिश वैसे बेसिकली ज़्यादातर लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश को मान्यता दे देती हैं. बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अलग भी हो सकता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैंग्वेज को इतनी प्रेफरेंस नहीं देती, तो आप कोई भी लैंग्वेजेस में से सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, सेकेंड सेक्शन क्या है आपका, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का. 27 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, डोमेन स्पेसिफिक जिन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है. इसमें से आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या +2 आपने जिससे किया है, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं. ठीक, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, कितने भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं आपने जिससे आपने +2 में एग्ज़ाम दिया है, और यहाँ पे आप ये पेपर दे सकते हैं. इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 करना ज़रूरी है. ठीक, 21 to 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट. ठीक, मिलेगा 6 to 60 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट. मतलब क्या है कि आप जितने सब्जेक्ट ले चुके हैं उतना आपको टाइम उस अकॉर्डिंग मिलेगा. ठीक, एक सब्जेक्ट लिया है तो पूरा टाइम एक ही को मिलेगा, अगर 2 लिए हैं तो उस अकॉर्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये 3 लिए हैं, फिर 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, ऐसे करके. सेक्शन 3 क्या है, जनरल टेस्ट है. ये 60 मार्क्स का आता है जनरल टेस्ट, और 60 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं. ठीक, जनरल टेस्ट में क्या आता है, अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको भी अगर डिवाइड किया जाए. अब तो ये तो मोटा मोटा सिलेबस हो गया ना, कि हाँ ये 3 सेक्शन आते हैं और ये. अब इसके बाद ईच सेक्शन में क्या क्या आता है स्पेसिफिक, वो हम जानेंगे इसके बाद. ठीक, पैटर्न क्या है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. ठीक, अब 1A एंड 1B सेक्शन जो था वो लैंग्वेज का सेक्शन था. पैटर्न देखिए, अब लैंग्वेज सेक्शन में क्या क्या आएगा, अब ये समझ लीजिए आप एक बार. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स एटसेट्रा. मतलब जो आपकी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड ये सब चीज़ें वो पूछेगा. ठीक, सेक्शन 2 क्या है, अब डोमेन सब्जेक्ट्स हैं. डोमेन सब्जेक्ट्स मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको एग्जाम देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या कंप्यूटर या जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, उनसे. एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस, थोड़ा इससे आगे भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही पूछे. थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड और भी पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स का, और नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ी सी इससे आगे भी नॉलेज होनी चाहिए. सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है. देखिए, अब जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछेगा, जनरल टेस्ट में पूछेगा जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी. मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, 10th क्लास तक का ही बेसिकली ये पूछता है, क्योंकि ये जो जनरल टेस्ट का पार्ट है ना, ये सारे बच्चों को करना होता है. मतलब जिन्होंने आर्ट्स लिया है उनको भी करना है, मैथ्स लिया है, बायो लिया है, सबको ये पार्ट, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा ना, तो ये तो सबको करना है. तो इतना हार्ड नहीं दे देगा कि सिर्फ मैथ्स के बच्चे ही सॉल्व कर पाएँ या सिर्फ बायो के बच्चे ही, या फिर ये सबको मद्देनज़र रखते हुए ये वाला पार्ट बनाया जाता है. तो बहुत हार्ड नहीं होता है. 10th क्लास तक की जो भी रीजनिंग या मैथ्स होगा, 10th तक तो सबका सिलेबस सेम ही होता है, तो वहीं तक बनाया जाएगा ये. ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 1A में कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये, और सेक्शन B में 1B में ये लैंग्वेजेस हैं. आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है बस. आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में हैं, मराठी में हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें पेपर देंगे. ठीक, कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपको. सेक्शन 2 क्या है, देखिए सेक्शन 2 जो है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का है सेक्शन,
उसमें देखिए, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको इसमें से जो आपको जिसमें आपको एडमिशन लेना है या कोई यूनिवर्सिटी के जो क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करे तो उतने डोमेन सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कुछ भी जितना आपको, जिसमें आपको एग्जाम मतलब देना हो या एडमिशन लेना हो, आप सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से। ठीक, नेक्स्ट, डोमेन सब्जेक्ट विद 60 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन। अच्छा हाँ, इसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे पेपर करने के लिए इन डोमेन सब्जेक्ट्स में, सिर्फ इन्हीं में। बाकियों में 60 मिनट नहीं मिलेंगे, बाकियों में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स CUET के लिए नेक्स्ट, जिन्होंने इस बार फॉर्म भरा था, आई होप उनका निकल गया हो, बट अगर जिन्होंने नहीं भरा था या जिनका नहीं निकला वो नेक्स्ट टाइम भी देंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। अब आपका एग्जाम 2 महीने बाद है तो आप प्रिपरेशन उस हिसाब से करोगे, अब साल भर बाद है तो उस हिसाब से करोगे, आराम से करोगे साल भर बाद के लिए। तो ये देखिए 9 फरवरी टू 30 मार्च इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मई में बेसिकली एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा डेट्स पे ना जाते हुए रफली महीने को आप कैलकुलेट कर लें। अभी से मई तो काफ़ी दूर है, 8-10 महीने दूर है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर तो नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है। कुछ बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एप्लीकेशन, अगर आपने देखिए 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, 3 सब्जेक्ट तक, तो जनरल की फ़ीस 750, OBC की 700, SC ST की 650 और सेंटर आउटसाइड इंडिया की फ़ीस 375। अगर आपको सेंटर आउटसाइड इंडिया लेना है, मतलब इंडिया में सेंटर ही नहीं लेना आपको, या फिर आप इंडिया में नहीं रहते लेकिन आपको CUET देना है, तो उसकी फ़ीस 3750 है। ठीक, अगर आपने अप टू 7 सब्जेक्ट्स लिए या 7 सब्जेक्ट्स लिए तो 1500 फॉर जनरल, 1400 फॉर OBC, SC ST के 1300, फिर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 7500। फिर अब 10 सब्जेक्ट्स तक लिए, अब ये तो आपके हाथ में है ना कि आप कितने डोमेन सब्जेक्ट्स लोगे। तो ये देखिए 1750 फॉर जनरल, 1650 फॉर OBC, EWS और SC ST के लिए 1550 और इसके लिए सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 11,000। आउटसाइड इंडिया सेंटर्स के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है इस अकॉर्डिंग जितने इंडिया में देते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर प्रीवियस ईयर, देखिए 2022 में 9.6 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था, और ये देखिए सडन इंक्रीज इन ग्राफ देख रहे हैं आप, ये देखिए 19.2 अप्रॉक्सीमेट डबल हो चुका है ये नंबर। हर साल स्टूडेंट्स इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करके पेपर देना है, और ये एज अ बैकअप प्लान ये बहुत वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 11-12 के बाद जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है वो ऑब्वियस सी बात है वो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी करते हैं, बट जो जिन्होंने बायो लिया है वो मेडिकल करते हैं। बट क्या दिक्कत आती है कि अगर आपने कोई बैकअप प्लान नहीं लिया है, बैकअप CUET से बढ़िया बैकअप आपका क्या हो सकता है? आपको बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा इसके थ्रू, आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, आपका नाम भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एज अ बैकअप प्लान वो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए जिसको BA BSc BCom ये सब करना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है, एक ही प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अच्छे नंबर अगर आपके आ जाएं तो इट्स बेटर कि आप इसकी CUET की तैयारी शुरू से करें, मतलब इनिशियल फेजेस से ही। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप लास्ट तक जाते जाते बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और जितने अच्छे नंबर आपके आएंगे उतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें अपनी, और इस पर फोकस्ड रहें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो ग्राफ है ये और इंक्रीज होगा। तो जितना अब सीट्स देखिए, सीट्स बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीज नहीं होंगी, लेकिन स्टूडेंट तो सडन इंक्रीज हो गए ना। तो आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए, ये कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको प्रिपरेशन अभी से चालू करनी है। आप प्रिपरेशन के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं,
कहीं से भी आप प्रिपरेशन कीजिए, बुक्स पढ़िए, यूट्यूब की वीडियोस देखिए, कोई सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको जहाँ से जो अच्छा लगता है आप कीजिए, बट फोकस रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, आज की क्लास में मेरा सिर्फ यही बताना था कि आपको एक बार आपके पेपर के बारे में बता दिया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को एक लाइन एंड लेंथ मिल जाए कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।